दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अपील। झारखंड के अधिकारी करें जोहार के साथ अभिवादन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सभी पदाधिकारियों से जोहार के साथ अभिवादन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने से आप सभी पदाधिकारियों को लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की भी बात कही। झारखंड के बीएड कॉलेजों में आज से होने वाली काउंसलिंग स्थगित। झारखंड के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए 5 दिसंबर से काउंसलिंग आयोजित की जानी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। खबरों को माने तो तकनीकी कारणों से स्थगित किया गया है। काउंसलिंग की नई तिथि शीघ्र जारी की जाएगी। स्थगित करने से संबंधित सूचना रांची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बता दें कि पहले ऑफलाइन काउंसलिंग करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसमें भी बदलाव किया गया है। अब ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग की जाएगी। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में होगी अस्थायी भर्ती। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में फिलहाल 48 पदों पर संविदा आधारित भर्ती हो सकेगी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। राज्यपाल ने झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 48 के अंतर्गत अस्थायी नियुक्ति के प्रावधान के तहत अपनी मंजूरी दी है। अस्थायी नियुक्ति अधिकतम 3 वर्षों या सरकार के स्तर से अस्थायी नियुक्ति के लिए पद सृजन होने तक के जो पहले लागू हो के लिए हो सकेगी। 33 महीने बाद कोरोना से मुक्त हुआ झारखंड। पूरे 33 महीने के बाद झारखंड कोरोना से मुक्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कोरोना से एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। वर्ष 2022 के 14 जनवरी को झारखंड में कोरोना के सबसे अधिक 33,189 एक्टिव मरीज थे, जबकि एक दिन में 3,749 नए मरीज मिले थे। वहीं 3 लोगों की मौत भी हुई थी। इनमें बोकारो में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 2 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण से हुई थी। पूरे कोरोना काल में सबसे अधिक संक्रमित 1,16,019 मरीज झारखंड की राजधानी रांची में ही मिले थे, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 71,425 और बोकारो में 24,202 मरीज मिले थे। वहीं सबसे कम साहेबगंज में 5,998 मरीज मिले थे। पूरे झारखंड में कोरोना के 4,42,567 मरीज पाए गए थे। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पड़ेगी झारखंड में सबसे अधिक सर्दी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड में सबसे अधिक सर्दी पड़ेगी। अगले 2-3 दिन तक तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। खबरों को माने अगले 2 दिन तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के संकेत नहीं है, लेकिन इसके बाद 3 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। खबरों को माने तो 4 दिसंबर से 5 दिसंबर का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि इन दिनों सुबह में कोहरे या धुंध का अंदेशा है। बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को मिलेगी दाल। राज्य सरकार की बजट घोषणा के 9 माह बाद गरीब परिवारों को जनवरी से दाल मिलेगी। इस योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 65 लाख से अधिक गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दाल खरीद को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिसंबर महीने में प्रक्रिया पूरी करने के बाद दाल का आवंटन किया जाएगा। निविदा खोलने की तिथि 26 दिसंबर तय की गई है। इसके बाद कार्य आदेश का आवंटन होगा। झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को जनवरी से दाल मिलेगी। सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में योजना से जुड़े परिवारों को अनुदानित दर पर 1 किलोग्राम दाल प्रति माह उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इसको लेकर 490 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव है। बजट घोषणा के बाद अगस्त माह में इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली। खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की सरकार आगामी 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यात्रा के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 प्रमंडलों के 2-2 जिलों का यात्रा करेंगे।
खबरों को माने तो खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर जन कल्याणकारी योजना की जानकारी लेंगे ही, साथ ही सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों को बताने का काम भी करेंगे। यात्रा के दौरान सीएम प्रमंडल और जिले के उच्च स्तरीय अधिकारी जन प्रतिनिधियों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग का उद्देश्य योजनाओं के धरातल पर उतारने की सफलता की जानकारी लेने के साथ और क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था की स्थिति की भी जानकारी लेना है। झारखंड में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में फिर फंसा आरक्षण का पेच। झारखंड के प्राइमरी विद्यालय में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का मामला फंस गया है। वर्तमान में झारखंड में राज्य स्तर के पदों पर ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तरीय पदों पर होनी है। ऐसे में नियुक्ति का विज्ञापन निकला तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी उससे वंचित हो सकते हैं। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग से आरक्षण रोस्टर पर मार्गदर्शन मांगा है। शिक्षा विभाग ने नवंबर में ही झारखंड के सभी जिलों से जिलावार पदों के अनुसार आरक्षण रोस्टर क्लियर करवा लिया था। इसमें जिलों ने पुराने नियम के अनुसार ही आरक्षण रोस्टर क्लियर करके विभाग को भेजा था। इसमें ईडब्ल्यूएस के पद के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं हुआ था, जिसके कारण से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में लाभ मिल सके, इसके लिए फिर से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराया जाना है। इसके लिए जब तक कार्मिक विभाग की ओर से आरक्षण संबंधित निर्देश नहीं दिया जाएगा, तब तक यह क्लियर भी नहीं हो सकेगा। नौसेना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने नौसैनिकों को दी बधाई। भारत हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाता है। यह दिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नौसेना दिवस पर नौसेना की सराहना करते हुए कहा कि उसने दृढ़तापूर्वक देश की रक्षा की है और कठिन समय में भी अपनी मानवीय भावना से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सभी नौसैनिकों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस पर शुभकामनाएं। भारत में हमें आपके समृद्ध समुद्री इतिहास पर गर्व है। उन्होंने लिखा, भारतीय नौसेना ने दृढ़तापूर्वक हमारे राष्ट्र की रक्षा की है और कठिन समय में भी अपनी मानवीय भावना से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नए साल में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा बेहद सरल। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसके लिए सब्सिडी देने की योजना पर भी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का जबरदस्त बूम आने वाला है, क्योंकि देश के कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में जानकारी निकल कर आई है कि इस संबंध में केंद्र सरकार भी जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसके बाद आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना बेहद सरल हो जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार तेल के बढ़ते दामों प्रदूषण को लेकर काफी चिंतित है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के प्राथमिकता में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल के पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन बेहद सस्ता है। पेट्रोल गाड़ी में जहां 7 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है, वहीं इलेक्ट्रिक वाहन में यह खर्च 1 रुपया प्रति किलोमीटर आता है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। देश के अधिकांश भागों में कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। यही हाल देश के मध्य भाग में भी होने वाला है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने देश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार 5 दिसंबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
यही पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर, जी हाँ, यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और 7 दिसंबर की सुबह तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन में केंद्रित हो सकता है। कम दबाव का क्षेत्र बनने के चलते तमिलनाडु और पुडुचेरी के 7 जिलों में 8 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। एप्पल का बड़ा फैसला, भारत में जल्द बनेंगे आईफोन। चीन में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई है। आईफोन निर्माता एप्पल ने फैसला किया है कि आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा। दरअसल चीन में बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन को लेकर आईफोन निर्माता एप्पल को भारी नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा है नुकसान को देखते हुए कंपनी की ओर से यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कंपनी 5% उत्पाद चीन से बाहर बनाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सैलरी में एकमुश्त होगी 9,000 की वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एकमुश्त 9,000 रुपये की वृद्धि हो सकती है। खबरों के मुताबिक नए साल के दूसरे महीने में केंद्र सरकार 52 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि कर सकती है। खबरों के अनुसार सरकार अगले साल 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर फैसला ले सकती है। गौरतलब है कि बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर के तहत बढ़ोतरी होती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे अरसे से केंद्र सरकार से फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।